चलें जी, आगे चलते हैं। हमने बेसिक जो है हमने अपना फॉर्मेट डिस्कस कर लिया था कि जब न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं कि कैसे कैसे इसमें चीज़ें होंगी, क्या कुछ इसमें आएगा, फॉर्मेट्स कहाँ से स्टार्ट होंगे और क्या होगा, वो सारा हमने देख लिया था कि हमारे पास क्या होगा। बेसिकली हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, टोटल इनकम, उसमें से फिर हमने डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस करवाने होते हैं। तो आप जब बुक के चैप्टर नंबर 7 पे आएंगे तो वहाँ पे स्टार्टिंग पे ये सारा फॉर्मेट भी डिस्कस्ड है और एक प्रॉपर एक तावीज़ बना हुआ है। इस तावीज़ को जो है वो आपने क्या करना है, बस याद कर लेना है। अगर हम बात करें सबसे पहले डिडक्टेबल अलाउंसेस की, तो इसमें याद करने वाली, क्रैमिंग वाली कोई चीज़ नहीं है। रिमेंबर, इस चैप्टर में क्रैमिंग जो है वो है ही नहीं। कोई चीज़ जो है वो आपको रट्टा मारने वाली ज़रूरत नहीं है। ये सारा चैप्टर जो है वो आपका न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, तो इसको न्यूमेरिकली ही आपने टेकअप करना है। देखें जी, अगर हम बात करें ज़कात की, तो ज़कात जो भी हम पे करेंगे वो हम लेस करवा देंगे। बट जो भी नहीं, वो वाली ज़कात जो सिर्फ ज़कात एंड ज़कात उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक पे हुई है, वो हमें क्या मिलेगी, एज ए डिडक्टेबल अलाउंस के तौर के ऊपर क्लेम हो जाएगी। अगर हम कोई ज़कात वगैरह जो है पे कर रहे हैं, या डिविडेंड में से ज़कात डिडक्ट हो गई है, या प्रॉफिट ऑन डेट पे किया, बैंक ने ज़कात काट ली है, तो रिमेंबर वो ज़कात जो है वो भी क्या होगी, वो हमारी उसमें से लेस हो जाएगी। डिडक्टेबल अलाउंस के तौर के ऊपर हम उसे क्या कर लेंगे, क्लेम कर लेंगे। ये चीज़ आप याद रखनी है। मतलब आपको कंपनी अगर डिविडेंड पे कर रही है, उन्होंने डिविडेंड से ज़कात काट ली है, तो ज़कात को हमने आके यहाँ पे जो डिडक्टेबल अलाउंस होगा उसके तौर पे क्या करना है, क्लेम करना है कि ये मेरा क्या है, डिडक्टेबल अलाउंस जो है उसको हमने यहाँ पर लेके चलना है। बोतल भी भर के ला दें, ग्लास भी चेंज कर दें। ठीक है। तो सेकेंडली, अगर पेपर में कहता है कि ज़कात आपने पे की है अपने रिलेटिव्स को, ज़कात आपने पे की है अपने दोस्तों वगैरह को, तो रिमेंबर वो ज़कात कभी भी बीइंग एन एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम नहीं हो सकती। वो आपको अलाउंस अलाउ नहीं है। ज़कात सिर्फ वही है जो अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस पे हो। अब पेपर में हमें कैसे चलेगा पता? पेपर में अगर उसने वर्ड इस्तेमाल किया है ज़कात पेड का, तो जो भी हमने ज़कात पे की होगी वो हम क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे। या पेपर में कहता है ज़कात डिडक्टेड बाय अ बैंक, तो बैंक हमेशा ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत ही लेस करवाता है। वो भी हम क्या करेंगे, वो भी हम इसमें से लेस करवा रहे होंगे। रिमेंबर, अगर ज़कात ज़्यादा है और इनकम कम है, तो ये नहीं होगा कि ज़कात कैरी फॉरवर्ड हो जाए या रिफ़ंड हो जाए। फॉर द ये जितनी ज़कात होगी वो क्लेम हो जाएगी, बाकी सारी जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो ये सारी ज़कात के बारे में है। बस याद रखिएगा, ज़कात पेड रिलेटिव्स या दोस्त वगैरह हो वो आपने क्लेम नहीं कर पानी। उसके बाद है वर्कर वेलफेयर फ़ंड या वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेटरी फ़ंड। इसमें सिंपल सा आपने याद रखना है कि जो भी कंट्रीब्यूशन होगी, जो भी कंट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं इन फंड्स में, वो जो अमाउंट हम कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे उस अमाउंट को हम अपने एक्सपेंस के तौर के ऊपर लेस करवा रहे होंगे। बेसिकली ये कंपनीज़ और कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, क्योंकि वो सिलेबस का मकसद टेक्शन का पार्ट नहीं, इसलिए हमें ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में अगर गिवन है वर्कर वेलफेयर फ़ंड या वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फ़ंड, तो हम क्या करवा लेंगे, हम इसको लेस करवा लेंगे। और थर्ड जो हमारे पास डिडक्टेबल अलाउंस है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पास्ट पेपर में आज तक एक ही दफ़ा आया है, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसकी कंडीशंस याद रखनी है। ये डिडक्टेबल अलाउंस किसको मिलेगा, उन इंडिविजुअल्स को मिलेगा जिसकी टैक्सेबल इनकम 1.5 मिलियन से क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे क्लियरली वर्ड लिखा हुआ है, ये क्यों किसके लिए एलिजिबल है, ये उन लोगों के लिए एलिजिबल है जिसकी टैक्सेबल इनकम जो है वो 1.5 मिलियन तक होगी। मतलब वो इंडिविजुअल्स जिनकी टैक्सेबल इनकम 1.5 मिलियन तक है, वो उसे क्या कर लेंगे, क्लेम कर लेंगे। जिनकी इनकम जो है वो इससे ज़्यादा होगी, वो इस अलाउंस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे।
आवाज़ का मसला आ रहा है कोई? नहीं नहीं भाई, आपका मसला मेरा मसला नहीं है मेरे एंड से। अच्छा जी, इसको क्लेम करने का असूल क्या होगा वो हमने यहाँ पे देखना है। अब इसका असूल है क्लेम करने का 5% ऑफ द ट्यूशन फ़ी, या 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, या अमाउंट 60,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ गंदी औलाद। जो इन तीनों में से लोअर होगा वो हम क्या करवा रहे होंगे, लेस करवा रहे होंगे। क्या करवाएंगे? इन तीनों में से जो लोअर अमाउंट होगी वो लेस करवाएंगे। अब यहाँ पे याद रखिएगा लिमिट क्या है, ये अलाउंस किन किन लोगों के लिए होगा। लिमिट है उनकी जिसकी टैक्सेबल इनकम कितनी हो, जिसकी टैक्सेबल इनकम जो है वो 1.5 मिलियन तक हो, वही क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट टेक एन एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है, उसकी टोटल इनकम हमने कैलकुलेट की है और उसकी टोटल इनकम आई है 18 लाख रुपया, और वो कहता है जी मैंने डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम करना है एजुकेशनल एक्सपेंस का। नहीं कर सकता। हम कहेंगे नहीं कर सकता, लेकिन कहता है भाईजान मैंने ज़कात पे की है। मैंने क्या की है? मैंने 2 लाख रुपए की ज़कात पे की है थ्रू बैंकिंग सिस्टम। अब ज़कात पे की है तो वो लेस हो जाएगी। उसके अलावा कहता है जी मैंने वर्कर वेलफेयर फ़ंड में भी कंट्रीब्यूशन की है और वो मैंने कंट्रीब्यूशन की है 1.5 लाख रुपए की। हम ये भी लेस करवाएंगे बिकॉज़ यहाँ पे असूल लिखा हुआ है। हमने किस चीज़ को कंपेयर करना है? टैक्सेबल इनकम को। और टैक्सेबल इनकम क्या मतलब होता है कि टोटल इनकम में से अलाउंसेस लेस करवाने हैं। अब ये जो एजुकेशनल एक्सपेंस वाला है ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। अगर हम एजुकेशनल एक्सपेंस क्लेम करने जा रहे हैं, उससे पहले अगर ज़कात या वेलफेयर वर्कर वेलफेयर फ़ंड था, हम उससे लेस करवाएंगे। जो लेस करवा के अमाउंट आएगी वो हमारी टैक्सेबल इनकम कंसीडर होगी। इस केस में अगर हम लेस करवाएंगे, अब मेरे पास क्या आएगी? टैक्सेबल इनकम आ रही होगी। नाउ हिज टैक्सेबल इनकम इज़ लेस देन 1.5 मिलियन, सो दैट्स वाई ही इज़ एलिजिबल फॉर दैट डिडक्टेबल अलाउंस। फिर जब इसमें रूल लगाएंगे तो रूल क्या होगा? जो उसने ट्यूशन फ़ी पे की होगी उसका हम लेंगे 5%, या लेंगे 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम। क्या लेंगे? 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम। देखिए यहाँ पे उसने वर्ड क्या लिखा हुआ था? 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम। इसका हमने क्या लेना है? इसका हमने 25% लेना है। तो टैक्सेबल इनकम वही होगी जो हमने यहाँ पे निकाली होगी कि ये है इसकी टैक्सेबल इनकम। इसका 25% लेंगे और 60,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ औलाद। जो इन तीनों में से लोअर अमाउंट होगी वो हम यहाँ पे क्या करवा देंगे? बीइंग अ डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे लेस करवाएंगे और एंड पे मेरे पास क्या आ जाएगी? मेरी टैक्सेबल इनकम जो है वो आ रही होगी। तो इस तरह से हम इसे क्या कर रहे होते हैं? क्लेम कर रहे होते हैं। जो हमने कल बात की थी कि मेरे पास क्या आएगी? सबसे पहले टैक्सेबल इनकम अंडर एनटीआर आएगी, उसमें ज़कात लेस होगा, वर्कर वेलफेयर फ़ंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फ़ंड और अलाउंस फॉर एजुकेशन एक्सपेंसेस, जिसमें 5% ऑफ ट्यूशन फीस, 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम। और टैक्सेबल इनकम कैसे निकालेंगे? अगर डिडक्टेबल अलाउंसेस से पहले ये 3 चीज़ें है थी तो टोटल इनकम में से हम ये 3 चीज़ें लेस करवाएंगे। जो जवाब आएगा उसका 25% लेंगे या 60,000 नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। जो लोअर अमाउंट होगी वो लेस करवाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी? टैक्सेबल इनकम अंडर एनटीआर जो है वो आ रही होगी। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद कहानी थी हमारी जो हम कल पढ़ रहे थे कि हमने ये फुल टाइम टीचर अलाउंस या फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स वगैरह जो है वो लेस करवाने हैं। अब इसको याद भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये जी कैसे है कैसे नहीं है।
भाई बुक में ना आपको ये तावीज़ गिवन है, इस तावीज़ को सुबह दोपहर शाम खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद देख ले, आपको याद हो जाएगा। अब हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, फुल टाइम टीचर अलाउंस या फुल टाइम रिसर्चर अलाउंस जो है आ रहा होता है। सबसे पहले भाई किसको मिलेगा, ये सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो फुल टाइम टीचर होंगे या फुल टाइम रिसर्चर होंगे। कहाँ पे, नॉन प्रॉफिट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में या रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूशन में, या वो इदारों में वास जो HEC से क्या होंगे, रिकगनाइज्ड होंगे, या बोर्ड ऑफ एजुकेशन से, या यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से, या गवर्नमेंट ट्रेनिंग या रिसर्च इंस्टीट्यूशन से क्या होंगे, अप्रूव्ड होंगे। तो इन इदारों के जो मुला होंगे टीचर्स, उनको मिलेगा। कैसे मिलेगा कि हम उस टीचर की सैलरी निकालेंगे या उस रिसर्चर की सैलरी निकालेंगे, उसकी सैलरी के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। जो सैलरी के ऊपर टैक्स आएगा उसका हम क्या लेंगे, 25% लेंगे, और वो हम लेस करवा रहे होंगे। तो ये इसका रूल होता है। उसके बाद है हमारे पास फॉरेन टैक्स क्रेडिट। ये किसको मिलेगा, रिमेंबर, ये सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो रेजिडेंट होंगे, क्योंकि रेजिडेंट इनकम की फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम टैक्सेबल होती है, नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम टैक्सेबल नहीं होती। और रिमेंबर, किस इनकम पे मिलेगा, जो इनकम पाकिस्तान में क्या होगी, टैक्सेबल होगी। कोई टैक्स ट्रीटी नहीं होना चाहिए, कोई रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट कुछ नहीं होना चाहिए। और आपने उस फॉरेन इनकम जिसके ऊपर टैक्स क्रेडिट क्लेम करने आए हो, उस फॉरेन इनकम पे क्या किया है, आपने फॉरेन कंट्री में टैक्स पे भी कर दिया है। अगर टैक्स पे नहीं किया तो 2 साल तक क्या करना है, आपने टैक्स पे कर देना है। तो इस पे क्या मिलेगा, आपको रिबेट मिलेगा। और वो रिबेट क्या होगा, एक्चुअल टैक्स पे और एवरेज रेट के मुताबिक हम क्या करेंगे, ये निकाल रहे होंगे। और ये एवरेज रेट हमने कल फॉर्मूला पढ़ा भी था, मतलब फॉर्मेट में A/B × C, जिसमें से A जो है यहाँ पे, ये हम देख रहे थे, अभी फॉर्मूला में दिखाता भी हूँ, डैट वॉज टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर फुल टाइम टीचर अलाउंस। कि फुल टाइम टीचर अलाउंस जो होगा वो लेस करने के बाद टैक्स लाइबिलिटी आएगी, वो B होगा मेरे पास टैक्सेबल इनकम, और C जो मेरे पास होगा वो फॉरेन इनकम होगी। इसके मुताबिक हम इसे क्या कर रहे होते हैं, क्लेम कर रहे होते हैं। तो कल जब हम ये डिस्कस आउट कर रहे थे तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो हमारे पास NTR की इनकम आई होती है, हम उस इनकम के ऊपर रेट लगाते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाती है, मेरे पास टैक्स लाइबिलिटी आ जाती है। इसमें से मैंने क्या करना है, फुल टाइम टीचर अलाउंस लेस करवाना है। और फुल टाइम टीचर अलाउंस की हम क्या करते हैं, वर्किंग बनाते हैं। और वर्किंग बेसिकली क्या होती है कि जो फुल टाइम टीचर की सैलरी होती है, हम उसकी सैलरी के ऊपर रेट मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका क्या आता है, टैक्स आता है। और जो भी टैक्स आएगा उसका हम क्या लेंगे, 25% लेंगे, और जो वो जवाब आएगा वो हम यहाँ पे लेस करवा देंगे। अच्छा रिमेंबर, ये फुल टाइम टीचर अलाउंस जो मेडिकल प्रैक्टिशनर वगैरह होते हैं उनको नहीं मिलता। ये मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो इनको नहीं मिल रहा होता, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होते। फुल टाइम टीचर का मतलब है सिर्फ वो टीचिंग कर रहा हो, वो किसी किस्म के मैनेजेरियल इस तरह के वर्क वगैरह में इन्वॉल्व ना हो, और इससे सरकारी मुलाजमिन को मिलता है। तो फिर इस टैक्स में से जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, इसमें से हम फुल टाइम टीचर अलाउंस लेस करवाएंगे, तो मेरे पास ये टैक्स लायबिलिटी जो है आ रही होती है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेस करवाते हैं। उसके लिए असूल क्या होगा, एक्चुअल टैक्स जो हमने पे किया है और एवरेज रेट। अब एवरेज रेट में क्या लेंगे, A/B × C। ए क्या होगा, ये वाला टैक्स, जो ये हमने टैक्स निकाला था, दैट इज़ A। B हमारे पास क्या होगा, टैक्सेबल इनकम, और C जो है वो हमारे पास क्या होगी, फॉरेन इनकम। मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास टैक्स की ये अमाउंट आ जाएगी। इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगी वो लेस करवाऊंगा, तो ये मेरे पास टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। ये टैक्स लायबिलिटी होगी आफ्टर फॉरेन टैक्स क्रेडिट, कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट के बाद ये मेरी क्या बनती है, टैक्स लायबिलिटी बन रही होती है। एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास मल्टीपल फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है, प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, तो आप हर एक के लिए क्या करेंगे, सेपरेटली फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो है वो कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो सेपरेट इनके लिए क्या होगा, फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो है हमारा कैलकुलेट हो रहा होगा। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। अगर 2 हेड्स की इनकम है तो दोनों के लिए हम हमारा फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो है
अलग कैलकुलेट हो रहा होगा। इसके बाद हमारी बारी आती है और वो होती है किसकी, हमारे उसकी, यू कैन से डैट डोनेशन वगैरह की बारी आ रही होती है। अब बुक में आएंगे चैप्टर पे, तो यहाँ पे फुल टाइम टीचर अलाउंस की ये सारी एक्सप्लेनेशन गिवन है। रूल्स याद करने के लिए इस तावीज़ में आके ये कंडीशंस याद कर लीजिएगा और इन एक्सप्लेनेशन को रीड आउट कर लीजिएगा कि आपको समझ लग जाएगी कि किसको मिलेगा फुल टाइम टीचर अलाउंस। देखिए साफ सीधी बात है, ये मिलेगा फुल टाइम टीचर को या रिसर्चर को जो किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। और कितना मिलेगा, 25% मिल रहा होगा। ये आपने चीज़ याद रखनी है। और ये मेडिकल प्रोफेशंस के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। और फुल टाइम टीचर का मतलब है जो टीचिंग में ही हो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब ना करा, मतलब प्रिंसिपल, हेड मास्टर, वाइस चांसलर वगैरह ना हो। जैसे एग्जांपल है, देखें जी, मिस्टर बी हैज़ डिस्क्लोज द फॉलोइंग इनकम फॉर द टैक्स ईयर 2018। टैक्सेबल सैलरी जो है उसकी फुल टाइम टीचर के तौर के ऊपर एक अप्रूव नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन से कितनी है, 3.3 मिलियन है। टैक्सेबल अदर सोर्स की इनकम उसकी कितनी है, 5 लाख की है। हमने इसकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब मिस्टर बी की जो सैलरी है वो 3.3 मिलियन है, उसकी अदर सोर्स की इनकम जो है 5 लाख है। आप इसको जमा करेंगे तो ये इसकी क्या कहलाएगी, टोटल इनकम कहला रही होगी। अब चूँकि इसको इस पर डिवाइड करेंगे, आंसर 75% से अबव है, तो ये सैलरीड इंडिविजुअल जो है ट्रीट होगा। हम इसके ऊपर रेट लगाएंगे। 36 लाख के ऊपर फिक्स टैक्स जो है स्लैब रेट के मुताबिक 4.35 बनता है। और जो एक्सीडिंग अमाउंट है 36 लाख से, उस पर 27.5% लगाएंगे तो 55,000 आएगा। तो ये इसकी आ जाएगी टोटल टैक्स लायबिलिटी। अब चूंकि ये फुल टाइम टीचर है, उसको फुल टाइम टीचर अलाउंस देंगे। तो फुल टाइम टीचर अलाउंस के लिए हम क्या करेंगे, हम ये वर्किंग जो है वो बना रहे होंगे। हम क्या करेंगे, सेपरेट जाके एक वर्किंग बनाएंगे और वर्किंग में क्या लेंगे, जस्ट उसकी सैलरी। अब इसकी सैलरी कितनी थी, 3.3 मिलियन। थर्ड स्लैब पे फॉल करता है, स्लैब लगाया तो 24 लाख पे फिक्स टैक्स कितना बनता है, 1,65,000। जो 24 लाख से अबव अमाउंट है उस पर कितना बनता है, 22.5%, वो आ गया 2,02,500। इसको जमा किया तो टोटल टैक्स इसका सैलरी पे सिर्फ आता है 36750। अब फुल टाइम टीचर अलाउंस क्या कहता है कि जो सैलरी पर टैक्स आया होगा इसका हमने क्या लेना है, 25%। 367,500 का हमने 25% लिया, क्या जवाब आया, 91875। ये जो 91875 आया यही अलाउंस है जिसको हम क्या करेंगे, इस टोटल टैक्स लायबिलिटी में से लेस करवाएंगे और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास अमाउंट जो है आ जाएगी। और डैट विल बी अमाउंट पेएबल, जो मैंने क्या करनी होगी, पे करनी होगी। इज डैट क्लियर? एक और एग्जांपल है बुक में, इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास टैक्स क्रेडिट फॉर प्रॉफिट ऑन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट या पेंशनर बेनिफिट अकाउंट। ये वाला जो है ना, ये आपका रीड ओनली है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस पढ़ लें ताकि पता हो आपको। अब बेसिकली ये है क्या, ये जो पेंशनर अकाउंट्स होते हैं या शहदा के वेलफेयर अकाउंट्स होते हैं, जो इनको प्रॉफिट ऑन रेट मिल रहा होता है उस पर भी हम क्या देते हैं, रिबेट लेते हैं। अब क्या है कि जो नेशनल सेविंग सेंटर्स होते हैं, जो इनसे हमें प्रॉफिट मिलता है, जिनसे सर्टिफिकेट्स मिल रहा होता है, उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट होता है, वो हमेशा 15% के ऊपर होता है। और ये जो है हमारा सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का पार्ट बन रहे होते हैं। लेकिन जो हमारे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो पेंशन बेनिफिट अकाउंट से इशू हुए होते हैं या जो शहदा वेलफेयर अकाउंट से हमने इशू किए होते हैं, इनके ऊपर कभी भी विद होल्डिंग नहीं होती और ये हमेशा NTR के मुताबिक ही टेस्ट हो रहे होते हैं। लेकिन इनके लिए लिमिट लगा दी हुई है कि इनके ऊपर मैक्सिमम हमने 5% ही टैक्स लगाना है। ये जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट होंगे या जो पेंशन अकाउंट्स होंगे, इन पे हमने कितना टैक्स लगाना है, मैक्सिमम 5% ही लगाना है। अगर इनके ऊपर 5% से एक्सेस टैक्स लग जाएगा तो वो टैक्स क्रेडिट होगा, उसे हम क्या करेंगे,
रिवर्स कर देंगे, वो हमें अलाउ नहीं होगा। इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर ई डिस्क्लोज द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2018। इनकम फ्रॉम बिजनेस 3.3 मिलियन है, उसको बहबूद सर्टिफिकेट से प्रॉफिट मिला है 1 मिलियन का। हमने इसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। अभी जो बहबूद सर्टिफिकेट से प्रॉफिट मिला है, ये एनटीआर का ही पार्ट बनना है, बट इस पर टैक्स मैक्सिमम हमने कितना लगाना है, 5% लगाना होगा। अब इसके टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गया 3.3 मिलियन, प्रॉफिट इसको मिला है 1.1 मिलियन का, तो इसकी टोटल इनकम कितनी बनती है 4.3 मिलियन। क्योंकि इसमें सैलरी नहीं है तो ये क्या कंसीडर होगा, नॉन सैलरीड ही कंसीडर हो रहा होगा। स्लैब लगाया, 4 मिलियन के ऊपर टैक्स बनता है 765,000, तो 4 मिलियन से ऊपर अमाउंट है उस पर कितना बनेगा, 35% बनेगा। तो हमने इसको ऐड किया तो इसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई है, 8,70,000। मतलब इस 43 लाख पे कितना टैक्स बनता है इसका, 8,70,000 बन रहा होता है। अब जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है, हमने इसका टैक्स भी निकालना है। अब वो कहता है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे मैक्सिमम टैक्स कितना देना है, हमने 5% टैक्स देना है। तो बहबूद सर्टिफिकेट हमारे 1 मिलियन के थे, 1 मिलियन के ऊपर हमने 5% रेट लगाया, तो मेरे पास टैक्स कितना आया, यहाँ पर 50,000 जो है वो आया। दूसरा हम लेंगे एवरेज टैक्स के हमने कितना लगाया है, उसका फॉर्मूला वही होगा A डिवाइड बाय B मल्टीप्लाई बाय C। A है मेरे पास टैक्स लायबिलिटी, B है मेरे पास टोटल इनकम, इसको डिवाइड किया और बहबूद सर्टिफिकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो मैं टैक्स लगा रहा हूँ वो है 2,02,326। मतलब इस टोटल टैक्स जो मैंने कैलकुलेट किया है वो था 8,70,000। इस 8,70,000 में से जो 2,02,000 का टैक्स है वो मैंने इस बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे लगाया है। और हालांकि इस पे मैक्सिमम टैक्स कितना लगना चाहिए, 1.5 लाख का लगना चाहिए। मैंने कितना टैक्स ज़्यादा लगा दिया, 152,326 का। तो ये जो टैक्स मैंने ज़्यादा चार्ज कर दिया है, ये इस टोटल टैक्स लायबिलिटी में से मैं कम करवा दूंगा, लेस करवा दूंगा, और जो ये रिमेनिंग अमाउंट होगी डैट विल बी पेएबल, ये रकम जो है वो मैंने क्या करनी होगी, पे करनी होगी। तो ये रीड ओनली है, इसकी एग्जांपल आप लोग देख लीजिएगा, और ये वाली एग्जांपल का सलूशन गिवन है, इसको आप लोगों ने सॉल्व करके देख लेनी है, बाकी इसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास फॉरेन टैक्स क्रेडिट है, किसके ऊपर मिलेगा, ये सारी आपने बातें कर ली हैं कि इसके लिए असूल क्या होगा कैलकुलेट करने का। फॉरेन टैक्स पेड और एवरेज रेट जो इसमें से लोअर अमाउंट होगा उसके ऊपर हमें मिल रहा होगा। और इसके लिए हम पढ़ के आ चुके हुए हैं कि अगर मल्टीपल हेड्स ऑफ इनकम होंगे तो हर हेड्स ऑफ इनकम के लिए हम सेपरेट कैलकुलेट कर रहे होंगे। बिजनेस के लिए सेपरेट, अदर सोर्स के लिए सेपरेट, प्रॉपर्टी के लिए सेपरेट जो है वो क्या कर रहे होंगे, क्लेम कर रहे होंगे। अगर मल्टीपल रिबेट्स होंगे, सबसे पहले फुल टाइम टीचर अलाउंस, फिर फॉरेन टैक्स क्रेडिट, फिर हम बाकी जो है वो लेके चल रहे होंगे। रिमेंबर, अगर हमने सारा टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया तो ठीक है, अगर क्रेडिट क्लेम नहीं हो पाएगा तो ये कैरी फॉरवर्ड वगैरह नहीं हो सकता, हम इसे कभी भी कैरी फॉरवर्ड वगैरह नहीं कर सकते। और अगर फॉरेन इनकम पे हमने टैक्स क्रेडिट वगैरह क्लेम कर लिया है और अगर हमने फॉरेन टैक्स वगैरह पे नहीं किया तो हमने ये 2 सालों में पे करना होता है। अगर 2 सालों में पे नहीं होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो रहा होगा। और एवरेज का मैंने फॉर्मूला बता दिया हम क्या है और किस तरह से इसको लेकर चल रहे होते हैं। चलिए, उसके बाद हम जब वापस चलते हैं तो हमारे अब 2 ही रिबेट्स रह गए हैं जो मेन कैलकुलेट करने वाले हैं। एक है डोनेशन का और दूसरा है कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड का। एक डोनेशंस आती हैं और दूसरी मेरे पास क्या आती हैं, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड। अब डोनेशंस अगर हम करेंगे उसके ऊपर भी हमें रिबेट मिल जाएगा। रिबेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, A डिवाइड बाय B मल्टीप्लाई बाय C। और C में हम क्या देखेंगे, ये रूल लगा रहे होंगे। अब कंडीशंस क्या है, डोनेशंस कब क्लेम हो सकती हैं। रिमेंबर, पहली बात है कि डोनेशन जब भी करनी है वो थ्रू क्रॉस चेक करनी है या इन काइंड कर सकते हैं। मतलब एसेट्स जो हैं वो भी हम क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। अगर कैश में डोनेशन किया है उसके ऊपर कोई हमें रिबेट नहीं मिलेगा। किसे करनी है, बोर्ड ऑफ एजुकेशनल को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, रिलीफ फंड्स वगैरह को, या वो तमाम एंटिटीज़ जो 13 स्केड्यूल में मेंशन की हुई हैं हुकूमत ने, जिसमें शौकत खान अमीदी वगैरह आ रही हैं। आप इन्हें डोनेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रिबेट मिलेगा। अब वो रिबेट के लिए अमाउंट कौन सी एलिजिबल होगी, एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम।
इंडिविजुअल के केस में हम क्या लेते हैं 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, और अगर कंपनी डोनेट कर रही है कंपनी के केस में हम लेते हैं 20%। और अगर एसोसिएट्स ने डोनेट किया है एक दूसरे को तो इंडिविजुअल और एओपी के केस में 15% लेते हैं और कंपनी के केस में 10%। हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जो इसमें से लोअर अमाउंट होगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो जो जवाब आएगा वो मेरा यहाँ पर रिबेट क्लेम हो रहा होगा। सिमिलरली जो अप्रूव पेंशन फंड्स होते हैं, अगर उसमें कोई कंट्रीब्यूशन की जा रही है उसके ऊपर भी रिबेट मैं कैलकुलेट करूँगा। फॉर्मूला वही होगा A/B मल्टीप्लाई बाय सी हम क्या देखेंगे, एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। जो इन दोनों में से लोअर अमाउंट होगी हम उसके ऊपर एक फॉर्मूला लगाएंगे, जो जवाब आएगा हम उसे क्या कर लेंगे, क्लेम कर लेंगे। लेकिन असूल क्या है, किसको मिलेगा? सबसे पहले बात उस बंदे को मिलेगा जो एलिजिबल पर्सन हो। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एलिजिबल पर्सन? उसके पास एनटीएन नंबर हो, उसके पास वैलिड आईडी कार्ड नंबर हो, और उसकी इनकम या तो सैलरी से कमा रहा हो या अपनी इनकम वो बिज़नेस से कमा रहा हो। तो जो वो प्रीमियम पे कर रहा होगा उसके ऊपर क्या मिलेगा, उसको ये रिबेट मिल रहा होगा। अगर हम फॉर्मेट पे वापस चलते हैं, तो जब हम फॉर्मेट की डिस्कशन कर रहे थे यहाँ पे, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे जब फुल टाइम टीचर अलाउंस कैलकुलेट, जब फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो है जब हमने लेस करवा दिया, अब हमने क्या करना है, रिबेट ऑन डोनेशन लेस करवाना है। तो फॉर्मूला क्या है, A/B मल्टीप्लाई बाय सी। अब इसमें जो A इस्तेमाल होगा ना, दोनों में जो A मेरा इस्तेमाल हो रहा है डैट इज़ आफ्टर फॉरेन टैक्स क्रेडिट, मतलब ये वाला जो A है वो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। B जो है वो मेरे पास टैक्सेबल इनकम ही होगा, और इसमें C क्या होगा, एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, और इसमें C क्या होगा 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम और एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। इन दोनों में इसमें भी A हम वही इस्तेमाल करेंगे आफ्टर फॉरेन टैक्स क्रेडिट जब हम रिबेट कैलकुलेट कर रहे हैं, और इसमें भी A हमारा यही इस्तेमाल होगा। तो दोनों को करेंगे, जो जवाब आएगा वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। और थर्ड मेरे पास जो आखिरी बचता है डैट इज़ पॉइंट ऑफ सेल मशीन। ये बिज़नेस में एलिजिबल होती है। बेसिकली एफबीआर चाहता है कि आप हमें क्या करें, आप हमें रियल टाइम रिपोर्टिंग करें। जो आप सेल कर रहे हैं, जो आप परचेज़ कर रहे हैं, वो क्या करें, वो आप बताएंगे जी इतना हमने ख़रीदा है, इतना हमने बेचा है, वो तो बताएं। आपकी सेल्स परचेज़ तमाम डाटा जो है वो एफबीआर के पास जाना चाहिए। तो इसलिए एफबीआर कहता है कि आप ना पॉइंट ऑफ सेल मशीन लेके आएँ, अपने कंप्यूटर को हमारे साथ क्या कर लें, इंटीग्रेट कर लें। जब आप कंप्यूटर्स बाय करेंगे तो आपको उस पर रिबेट मिलेगा। क्या फॉर्मूला कैलकुलेट करने का, कि आपने कितने की पॉइंट ऑफ सेल मशीन ली है और 1.5 लाख रुपया, जिसमें से लोअर अमाउंट होगी वो हम क्या करेंगे, एज़ इट इज़ यहाँ पर लेस करवा रहे होंगे। मतलब इसमें कोई एवरेज का फॉर्मूला नहीं लगाना, बल्कि जो भी लोअर अमाउंट होगी वो हम एज़ इट इज़ लेस करवा देंगे। तो पॉइंट ऑफ सेल मशीन में क्या होगा, जो हमने मशीन बाय की है उसकी कॉस्ट यहाँ 1.5 लाख रुपया पर मशीन, जो इन दोनों लोअर अमाउंट होगा वो लेस करवाएंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगी टैक्स लायबिलिटी आफ्टर रिबेट्स। कि रिबेट्स के बाद इसकी टैक्स लायबिलिटी ये बनती है। इसमें फिर हम ऐड करेंगे जो एफटीआर की इनकम के ऊपर टैक्स होगा, जो सेपरेट ब्लॉक की इनकम के ऊपर टैक्स होगा, वो सारा हम ऐड करेंगे। तो मेरे पास एंड पे क्या आ जाएगी, टोटल टैक्स लायबिलिटी इसकी ये बनती है। फिर इसका जितना एडवांस टैक्स कट गया होगा विद होल्डिंग सैलरी पे, प्रॉपर्टी पे, बिजनेस पे, वो लेस करवाएंगे। जो फाइन पेनल्टी होगा वो बीच में ऐड करेंगे। रिवर्सल ऑफ क्रेडिट, अब रिवर्सल ऑफ क्रेडिट क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपने 2 साल पहले जो है फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था, आपने वादा किया था कि आप टैक्स पे कर देंगे, आपने फॉरेन कंट्री में टैक्स पे नहीं किया, तो वापस क्या कर दिया जाएगा, ऐड बैक कर दिया जाएगा। तो ऐड बैक करने के बाद ये आपके पास आखिरी अमाउंट क्या आ जाएगी, टैक्स पेएबल विद रिटर्न जो है वो आ रही होगी। तो अगर आप इसमें सिर्फ आपने सिंपल ये जो बुक में इस चैप्टर में ये जो तवीज़ बना ना टेबल, इस टेबल को अच्छी तरह पढ़ लें, बाकी आपके न्यूमेरिकल एप्लीकेशन ही हैं जिसको आपने लेके चलना है। उधर आगे चलते हैं, डोनेशंस की बात कर रहे थे, तो इस डोनेशन की जो प्रॉपर अगर आप सील पढ़ना भी चाहें तो आप पढ़ सकते हैं कि ये किस पे मिलेगा टैक्स क्रेडिट आपको, जो आप डोनेशन कर रहे हैं किसको, बोर्ड ऑफ एजुकेशन वगैरह को। अच्छा, ये मिलेगा जो आपने डोनेशन किए हैं थ्रू बैंकिंग चैनल या इन काइंड, कैश में डोनेशन करोगे आपको ये रिबेट नहीं मिल रहा होगा। अभी किस किस को डोनेशन करेंगे तो हमें ये मिल रहा होगा, रिमेंबर बड़ी क्लियरली है, किसी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को, किसी यूनिवर्सिटी को, किसी फेडरल या गवर्नमेंट के रिलीफ फंड को, एनपीओज़ वगैरह को, या वो तमाम एंटिटीज़ जो 13 स्केड्यूल में बना दी गई हैं
उसमें कोई वॉर फंड हो गए, सैलाब के फंड वगैरह हो गए, उसमें हम डोनेट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा होगा, ये रिबेट मिल रहा होगा। और एनपीओ क्या होती है, एनपीओ की डेफिनेशन हम बेसिक चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आ चुके हुए हैं। ये डेफिनेशन जब चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने ये डेफिनेशन भी पढ़ी थी, हमने पास्ट पेपर भी इसका किया था डॉक्टर जमाल वाला। ना व्हाट इज़ एनपीओ, ये वो है कि जी अदर दैन इंडिविजुअल रजिस्टर्ड होगी, एस्टैब्लिश फॉर रिलीजियस चैरिटेबल पर्पस हो जाएगी, जनरल पब्लिक के वेलफेयर के लिए, रजिस्टर्ड एंड मेल्ड एज एन एनपीओ है, और अप्रूव बाय कमिश्नर होगी और अपने एसेट्स को पर्सनल के बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी, इसे हम क्या कहते हैं, एनपीओ। और रिबेट क्लेम करने का असूल क्या होगा, अभी अब वहाँ पे लिखा हुआ था सी में, एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। कंपनी के केस में कितनी होती है, 20%। जो लोअर अमाउंट होगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो सी क्या है, लोअर ऑफ दिस, यहाँ पे ले रहे होते हैं। और अगर एसोसिएट डोनेट कर रहे हों तो इंडिविजुअल के केस में 15% है, और कंपनी केस में कितना होगा, हम 10% लेके चल रहे होंगे। उसके बाद ये वाला टॉपिक जो है, वैल्यू ऑफ डोनेशन इन काइंड, बेसिकली दैट इज़ रीड ओनली। इसको आपने बस पढ़ना है, याद करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम इन काइंड डोनेशन करें, देखिए इन कैश डोनेशन की हो फिर तो हमें पता होता है कि इतना डोनेट की है, या बैंक में जाके इतनी अमाउंट दी है, शौकत खानम को इतनी दी दी है, ईदी फाउंडेशन को इतनी दी है। अगर इन काइंड दी हैं तो फिर कैसे चलेगा पता, सिंपल सी बात है, अगर इम्पोर्टेड गुड्स आप डोनेट कर रहे हो तो इसकी जो वैल्यू होगी, अब वैल्यू क्या होगी, जो कस्टम ड्यूटी ने वैल्यू डिटर्मिन की होगी, इसमें तमाम ड्यूटीज चार्जेस पे किए होंगे, वही आपकी वैल्यू ऑफ डोनेशन बन रही होगी। अगर कोई आप आइटम पाकिस्तान से परचेज़ करके डोनेट कर रहे हैं तो जो परचेज़ प्राइस, जो तमाम ड्यूटीज़ आपने पे की होंगी, वही क्या बनेगी, इसकी वैल्यू बन रही होगी। उसके अलावा कोई ऐसी आइटम्स जो आप डोनेट कर रहे हैं, उसकी जो भी फेयर मार्केट वैल्यू कमिश्नर कह दे वही क्या होगी, आपकी वैल्यू कंसिडर हो रही होगी। और अगर आप यूज्ड एसेट्स दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो जो उसकी टैक्स WDV होगी, मतलब कॉस्ट माइनस टैक्स डेप्रिसिएशन, जो जवाब आएगा वही क्या होगी, आपकी वैल्यू ऑफ डोनेशन जो है कंसिडर हो रही होगी। और अगर व्हीकल्स वगैरह हम डोनेट कर रहे हैं, जैसे आप ईदी वालों को एम्बुलेंस के लिए गाड़ी दे देते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, अगर आपने कोई इंपोर्टेड व्हीकल डोनेट की है तो न्यू व्हीकल जो अपोर्ट की होगी, इसकी जो CIF वैल्यू होगी, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट वैल्यू, जो आपको पड़ी है कस्टम सब कुछ पे करने के बाद, वही वैल्यू क्या है, आपकी कंसिडर हो रही होगी। लोकली परचेज व्हीकल अगर आप डोनेट कर रहे हैं, कितने की खरीदी, रजिस्ट्रेशन करवा कर जो कॉस्ट पड़ी होगी, वही क्या होगी, आपकी वैल्यू कंसिडर हो रही होगी। यूज़ व्हीकल अगर आप डोनेट कर रहे हैं, उसके लिए जब आप यूज़ व्हीकल इंपोर्ट कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट जो कस्टम ने उसकी वैल्यू डिटर्मिन की, जिसके ऊपर टैक्स पे किया, वही क्या होगी, आपकी वैल्यू ऑफ कंडीशन जो है वो कंसिडर हो रही होगी। और अगर आप यूज्ड लोकल व्हीकल आप जो है वो डोनेट कर रहे हैं, इसका असूल होगा कि हर साल आप 10% वैल्यू जो है वो कम करते जाएंगे। मतलब अगर 2 साल पुरानी गाड़ी आपने डोनेट की है तो ओरिजिनल कॉस्ट में से आप 20% जो है वो लेस करवाएंगे, 80% वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ डोनेशन जो है कंसीडर हो रही होगी। अगर 4 साल पुरानी गाड़ी डोनेट की है तो जो भी ओरिजिनल कॉस्ट होगी उसमें से 40% आप लेस करवाएंगे, 60% जो होगी वो वैल्यू ऑफ डोनेशन जो है वो कंसीडर होगी। लेकिन अगर आपने 6 साल 7 साल पुरानी गाड़ी डोनेट की है तो रिमेंबर वो गाड़ियाँ जो हैं वो 50% ऑफ कॉस्ट के ऊपर ही क्या हो रही होंगी, कंसीडर हो रही। तो ये रूल्स हैं, इनको सिर्फ आपने क्या करना है, एक दफ़ा पढ़ लेना है। जैसे एग्जांपल करते हैं जी, मिस्टर अख्तर डिस्क्लोज द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेलेवेंट टू द टैक्स ईयर 2018। टैक्स ईयर 2018 के लिए इसने ये हमें एक्सपेंसेस जो हैं वो गिवन किए हैं। टैक्सेबल सैलरी जो है इसकी 4 मिलियन की है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से एज अ फुल टाइम टीचर। इसने टैक्सेबल अदर सोर्स जो है वो 10,20,000 का है। इसको इनहेरिटेंस से चेक रिसीव हुआ है, ज़कात पे की है और इसने डोनेशन की है थ्रू बैंकिंग चैनल 15 लाख रुपए की। हमने अख्तर की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो सैलरी भी आ गई, फुल टाइम टीचर अलाउंस भी आ गया, ज़कात भी आ गया। इसको ज़रा हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखें सैलरी इसकी आ जाएगी 4 मिलियन, टैक्सेबल इनकम बीच में ऐड कर देंगे, इनहेरिटेंस वाली अमाउंट एग्जाम्प्ट होती है तो ये इसकी क्या कहलाएगी, टोटल इनकम कहला रही होगी। अब ज़कात पे की है, ज़कात बीइंग डिडक्टेबल अलाउंस जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। लेस करवाने के बाद ये मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी टैक्सेबल इनकम आ रही होगी। तो सैलरी को टैक्सेबल इनकम पर डिवाइड करना है। अगर आंसर 75% से अबव होगा, इसे हम क्या कंसीडर करेंगे, सैलरीड। तो आंसर 75 से अबव ही है
तो रेलेवेंट स्लैब लगाया, 36 लाख के ऊपर फिक्स टैक्स जो बनता है वो 4,35,000 बनता है। 36 लाख से एक्सीडिंग अमाउंट है 1270000, इसके ऊपर टैक्स लगाया 27.5, तो 349,800 आ गया। तो इसको जमा किया तो ये इसकी क्या बनती है, टैक्स लाइबिलिटी जो है वो बन रही होती है। अब चूंकि ये फुल टाइम टीचर है तो हम इसका फुल टाइम टीचर अलाउंस भी कैलकुलेट करेंगे, और वो क्या होगा, किस तरह से, जो इसकी सैलरी इनकम होगी हम उस पर सिंपल क्या करेंगे, रेट लगाएंगे। सैलरी देखिए इसकी 4 मिलियन थी, रेट लगाया तो इसकी सैलरी के ऊपर टैक्स कितना आया, 545,000 जो है वो आ रहा होगा। तो इस 545 का हमने क्या लेना है, 25% लिया, क्या जवाब आया 136,250। तो ये जो जवाब आया होगा डैट विल बी अ फुल टाइम टीचर अलाउंस। तो इस 7,848 में से 136,250 लेस करवा दिया तो मेरे पास टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई, 648,550 आ गई। अब इसने डोनेशन भी की है तो डोनेशन पे भी हमने क्या करना है, रिबेट लेना है। अब रिबेट का फॉर्मूला था A डिवाइडेड बाई B मल्टीप्लाई बाई सी में हम लेते हैं एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। अब यहाँ पे इसने जो एक्चुअल डोनेट किया था वो 15 लाख था, 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम हमने निकाला वो 1461600 आ गया। तो लोअर ऑफ लेना है तो हमने क्या ले लिया, लोअर ऑफ। अब ए हमारे पास क्या होता है, टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर फुल टाइम टीचर अलाउंस एंड फॉरेन टैक्स क्रेडिट, तो वो आ गई 648। तो 648,550 डिवाइड किया टैक्सेबल इनकम से, मल्टीप्लाई किया हमने इसको फॉरेन इनकम जो हमारे पास रिबेट है, तो मेरे पास जवाब आ गया 194,565। तो टैक्स लाइबिलिटी में से लेस करवाया 194,565, तो ये जो जवाब आया डैट इज़ टैक्स लाइबिलिटी, ये मैंने क्या करना है, पे करना है, डैट इज़ पेएबल टू द गवर्नमेंट। इज डैट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद APF का भी सारा बता दिया, रूल क्या होगा, कंट्रीब्यूशन और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, जो लोअर होगा उसको हम एवरेज रेट के मुताबिक डिस्कस करेंगे। पॉइंट ऑफ सेल मशीन बता दी है कि क्या हुआ है, उसको किस तरह से हम क्लेम कर रहे होंगे। फिर रिमेंबर जो AOP के मेंबर होते हैं, अगर मेंबर ने कोई रिबेट क्लेम नहीं किया तो अगर AOP ने कोई रिबेट क्लेम नहीं किया तो मेंबर वो रिबेट क्लेम नहीं कर सकता, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और अगर AOP ने कोई रेट क्लेम, मेंबर ने कोई रेट क्लेम नहीं किया तो AOP वो रिबेट जो है वो क्लेम कर सकती है। इसके बारे में जो है वो हम डिस्कशन करेंगे जब हम AOP वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे, तो हम बड़ी तफसील में डिस्कशन जो है वहाँ पे इसकी कर रहे होंगे। अब चैप्टर हमारा ये वाइंड अप होता है यहाँ पे। इसके यहाँ पे एक दो सवाल हैं पास पेपर्स के जो गिवन हैं, आप इसको देख लीजिएगा। इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो हैं वो ना होने के बराबर आते हैं, मैं फिर भी डिस्कस कर देता हूँ। ऑटम 2009 का सवाल आया हुआ है, स्टेट द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 परटेनिंग टू द फॉरेन टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू रेजिडेंट टैक्स पेयर्स। बताएं जी क्या रूल्स हैं कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा उसको, उस इनकम के ऊपर जो टैक्सेबल होगी, रूल क्या होगा, एक्चुअल टैक्स पेड और एवरेज रेट जो लोअर होगा उसके ऊपर हम निकाल रहे होंगे। और फॉरेन टैक्स के लिए रूल क्या है, डेट शुड बी पेड विद इन 2 ईयर्स। फिर स्प्रिंग 2010 का सवाल है, मिस्टर कमर इंटेंड्स टू डोनेट एन अमाउंट ऑफ ₹10 मिलियन टू सर्टेन इंडिविजुअल एंड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन इन योर कैपेसिटी एज ए टैक्स कंसल्टेंट, एक्सप्लेन द टैक्स रिलीफ विच में बी अवेलेबल, जो उसको क्या होगा, अवेलेबल होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन, और कौन सी कंडीशन फुलफ़िल करनी। पहली बात है, अगर वो डोनेट करना चाहता है तो 13 स्केड्यूल में जो इंस्टीट्यूट्स होंगे वो उनको डोनेट कर सकता है, और डोनेशन मस्ट बी मेड थ्रू अ चेक या बैंकिंग चैनल या और थ्रू इन काइंड हो सकती है। और जब वो डोनेशन पे रिबेट क्लेम करने की बात करेगा तो हम उसको रिबेट देंगे एवरेज के फॉर्मूला में, और जब रिबेट होगा डैट इज़ एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन, और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम जो लोअर अमाउंट होगी उसके ऊपर क्या मिलेगा, उसको रिबेट मिल रहा होगा। अगर इसने कैश में डोनेशन की तो इसको रिबेट नहीं मिलेगा। फिर ऑटम 16-17 का सवाल है,
Determine the amount of deductible allowances that a resident individual can claim on account of education expenses if his taxable income for the year was 8 lakh and he paid monthly fee of 6000 पर चाइल्ड फॉर हिज 3 चिल्ड्रन। अब देखिए वो कहता है जी बताएं कितना रिबेट वो क्लेम डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम कर सकता है, उसकी इनकम कितनी है 8 लाख है। तो हम पढ़ के आ चुके हुए हैं कि असूल क्या है इसके लिए 5% ऑफ ट्यूशन फ़ी जो होगा 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम और 6000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ चाइल्ड 3 है, 6 तिया हो जाएगा 18। हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे, जो इन तीनों में से लोअर अमाउंट होगी वो हमारा क्या हो जाएगा रिबेट के तीर के ऊपर क्लेम हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन डिडक्टेबल अलाउंसेस एंड एडमिसिबल डिडक्शंस, गिव 3 एग्जांपल ऑफ ईच। देखिए डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या होते हैं, वो चीज़ें जो टोटल इनकम को रिड्यूस कर रही होती हैं वो मेरे क्या कहलाते हैं, वो मेरे डिडक्टेबल अलाउंसेस जो हैं वो कहला रहे होते हैं। ठीक है, और वो चीज़ें जो मेरे बिज़नेस में से एक्सपेंसेस के तौर के ऊपर क्लेम हो रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एडमिसिबल डिडक्शंस जो है वो कह रहे होते हैं। जैसे ज़कात, वर्कर वेलफेयर फ़ंड और ये एजुकेशन अलाउंसेस जो हैं दीज आर एडमिसिबल डिडक्शंस, सॉरी ये डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं। और एडमिसिबल डिडक्शंस क्या होते हैं, सैलरीज, डेप्रिसिएशन, ये प्रॉफिट ऑन डेट, ये जो हम हेड ऑफ इनकम कैलकुलेट करते हुए फाइंड आउट कर रहे होते हैं वो मेरी क्या कहलाती हैं, एडमिसिबल डिडक्शंस कहला रही होती हैं। ये सवाल ऑटम 20 में आया हुआ है। फिर ऑटम 21 का सवाल है, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर रिलेटिंग टू ऑर्डर ऑफ वेरियस टैक्स क्रेडिट। तो आपने ऑर्डर बताना है किस तरह हम क्लेम कर रहे होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है हमारे पास फॉरेन टैक्स क्रेडिट, उसके बाद हम लेस करवाते हैं डोनेशन, उसके बाद अप्रूव पेंशन फंड, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा होता है रिपेड ऑन पॉइंट ऑफ सेल मशीन। ये चीज़ हमारी यहाँ पर आ रही होती है। फिर एक और सवाल है, तरहा हुज रिसेंटली ज्वाइंड अ टैक्स कंसल्टेंसी फर्म प्रिपेयरिंग द फॉलोइंग टेबल विद रिगार्ड टू टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट इनकम। उसने इंटरेस्ट इनकम के टैक्सेबिलिटी के ऊपर टेबल बनाया है जो मुख्तलिफ लोगों ने जो है वो यहाँ पे बनाई है। रिक्वायरमेंट है बताना है कि क्या ये टेबल उसने सही बनाया है कि नहीं बनाया। ओके, आतिफ रेजिडेंट इंडिविजुअल है, उसको इंटरेस्ट अमाउंट मिली है 1.1 मिलियन और ये टर्म डिपॉजिट रिसीट है बैंक की, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, एफटीआर में है, एडमिसिबिलिटी ठीक है। देखें ये ठीक है, अदर सोर्स में ठीक है, एफटीआर में, बट इसमें से एक्सपेंस अलाउ नहीं हो सकता, तो ये चीज़ जो है वो गलत है। फिर बिलाल इंडिविजुअल है, 5.5 इनकम है, टर्म डिफॉल्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एनटीआर ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। 5 मिलियन से ऊपर का इंटरेस्ट हो तो एनटीआर का ही पार्ट बनता है और उसमें से जो भी एक्सपेंसेस होते हैं हम वो लेस करवा देते हैं। फिर सीमा को मिला है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से इंटरेस्ट और इसने एग्जाम्ड किया है, ये एग्जाम्ड नहीं होता, ये टैक्सेबल होता है और ये एनटीआर का पार्ट जो है वो बन रहा होता है, बस इसमें से टैक्स विद हेल्ड नहीं हो रहा होता। फिर कमाल को, ये नॉन रेजिडेंट है, सिक्योरिटीज़ जो हैं इसको इशू हुई हैं पाकिस्तान से बाहर और इसने एनटीआर का पार्ट बनाया है। हम ये पढ़ के आ चुके हुए हैं प्रॉफिट ऑन डेट में, अगर कोई सिक्योरिटीज़ पाकिस्तान से बाहर इशू हुई हैं, अगर आप उस पर प्रॉफिट पे कर रहे हैं तो ये एग्जाम्प्ट होती हैं, तो एनटीआर में जाएगी, बल्कि ये क्या होंगी, एग्जाम्प्ट होंगी। फिर सिकंदर इंडिविजुअल है, इसने लोन एग्रीमेंट किया है विद एओपी बीइंग इट्स मेंबर और ये इसने इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनाया है। तो सर इसने लोन एग्रीमेंट किया है तो ये बिज़नेस का पार्ट नहीं बन सकता, ये गलत है। इसको जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो इसकी यूपी की इनकम होगी, डैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इस बिज़नेस, ये भी गलत है। फिर ड्रीम बैंक लिमिटेड एक रेजिडेंट बैंकिंग कंपनी है, इसको टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट के तहत जो है इंटरेस्ट वगैरह मिला है, ये एनटीआर का पार्ट बनाया है। बैंकिंग कंपनी जो है अगर उसे कोई इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा होता है तो ये उसका बिज़नेस होता है, ये बिज़नेस का पार्ट बनेगा, तो ये अदर सोर्स में नहीं आएगा बल्कि किस में आ रहा होगा, उसके इनकम फ्रॉम बिज़नेस में हम इसको लेकर चल रहे होंगे। तो बेसिकली ये टेबल आपने बनाना था, ये हमने डिस्कस किया है कि पहले वाला एफटीआर ठीक था, ये चीज़ गलत थी, तो सारी वो हमने डिस्कशन करके ये टेबल बना के देना था। तो डैट वाज ऑल अबाउट दिस टेबल। उसके बाद आप जब यहाँ पे आएंगे तो ये 2 सवाल एग्जाम्पल गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। प्रॉपर क्वेश्चन जो है सॉल्व हैं, प्रॉपर रिबेट्स इसमें से लेस करवाए हुए हैं, इनको एक दफ़ा पढ़ लेंगे
तो आपको ये रिबेट जो है उनकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा रिबेट्स वाला चैप्टर जो है वो क्या होता है, ख़त्म होता है। तो बुक में जाना है आपने, बुक में जाके इस चैप्टर को आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, और रीड आउट करने के बाद जो चीज़ याद रखनी है वो जो टेबल बना हुआ ना ये वाला, इस तावीज़ को, इस फॉर्मेट को सिर्फ आपने याद रखना है। बाकी इसमें से कोई थ्योरेटिकल चीज़ें जो हैं वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है।